वो ब्रो ये क्या है? उसके हार्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन इतना गर्म हो जाता है कि उस कोऑर्डिनेट के जो एटम होते हैं बट वो 10 सेकंड तक घूमते हैं। मेरे पास जी का है सर, 4 का तो सेंटर में ब्लैक होल और अभी अभी हमें ब्लैक होल का फिर फोटोग्राफ लें। अब हम कैसे लेंगे फोटोग्राफ जब भी हम किसी का लेते हैं तो क्या होता है, हम जैसे हम कोई चीज़ को जैसे तुम इसको देख रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट तुम्हारी आंखों में आ रहा है इसलिए तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो फोटोग्राफ में भी वही होता है, लाइट कैमरा में आता है तभी हम फोटो बना सकते हैं। बट ब्लैक होल में क्या है, अगर तुम लाइट भेजोगे तो लाइट वापस नहीं आएगा, लाइट वहीं रुक जाएगा। तो फोटो कैसे नहीं ले सकते। अभी क्या होता है, ये जो ब्लैक होल है इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, साइड में जो भी डस्ट है जो भी गैस है उसको खींचता रहता है, खींचने से बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके साइड वाले गैस से लाइट नहीं होती। तो हम ब्लैक होल को इमेज नहीं बना सकते, इसे साइड का तुम देख रहे हो ना, तो गैस को खींच के गर्म करता है कि उसकी लाइट है, इसको हम इमेज करते हैं। और एक दिक्कत है, ये इतना दूर है, जैसे सोचो हमारा मून है ना, चांद पे इतना कॉइन है, चांद पे कॉइन है, अर्थ से चांद की कॉइन देखना इतना डिफिकल्ट है, उतना ही डिफिकल्ट है इसको देखना। एक्सोप्लैनेट्स बेसिकली ये ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं। ओके, तो फिर हमने जो हमें एक्सोप्लैनेट्स मिलते हैं हम उनको 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो हमें जो अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर करें। तो जो हमारे फर्स्ट टाइप है दैट इज टेरेस्ट्रियल। तो बेसिकली ये ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो बेसिकली अर्थ लाइक होते हैं, अर्थ, मार्स, वीनस जैसे प्लैनेट्स। ओके, देन वी हैव सुपर अर्थ। ऐसे प्लैनेट्स होते हैं कि जो अर्थ जैसे ही होते हैं बट बहुत बड़े, बिग साइज ज़्यादा बड़े होते हैं। गैस जायंट्स बेसिकली जैसे जुपिटर और सैटर्न हो, मतलब या बेसिकली उनमें सॉलिड सरफेस का तो पता नहीं बट मोस्टली गैस ही है। हाँ, फिर नेपट्यून लाइक ये ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो अपने सन से बहुत दूर हैं, तो उनका जो गैस का एटमॉस्फेयर होता है वो पूरा जम जाता है अपने सरफेस पे। मतलब अगर हमारा एटमॉस्फेयर जम गया तो हमारी सरफेस पे फॉल हो जाएगा ना, तो वैसे नेपट्यून लाइक हमने वहाँ लिखा है। जैसे यहाँ पे लिक्विड वाटर अमोनिया और मीथेन से बेसिकली बनवाता है। लिक्विड वाटर तो मुश्किल है बट मोस्टली इट विल बी आइस, क्योंकि वाटर तो जम जाएगा। देन वी हैव हीलियम, ये जो गैस जायंट्स होते हैं ये हीलियम और हाइड्रोजन से बने होते हैं, और ये सुपर अर्थ बेसिकली अर्थ जैसे बहुत बड़े। तो ये लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, ये तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि हर एक प्लैनेट वो सुपर अर्थ है। नहीं, सुपर अर्थ मिले तो होंगे बट हमें उन पर लाइफ तो नहीं मिली। आपने इसे देखा है कि आपने जैसे कि वो जो प्लैनेट है वो डिवाइड कर, हाँ करेक्ट, एक्सो प्लैनेट है वो डिवाइड करेक्ट, कर, 4 टाइप। तो आपने जो सुपर अर्थ डिवाइड किया है हाँ, तो उस पर आपको मिला है लाइफ तो नहीं मिला है बट वहाँ लाइफ के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो अर्थ जैसा है। लाइफ का भी कई बार जैसा है तो आपने कैसे डिस्कस किया कि वो, हाँ आपने कैसे डिस्कस किया कि वो ज़्यादा है? हाँ, क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं ना वो, हाँ भी हमें ऐसे सुपर बहुत मिले हैं बट उन पे लाइफ नहीं मिली। नाम तो कुछ तो, हाँ नाम तो ऐसा A56 ऐसा कुछ तो नाम होगा, क्योंकि हम ऐसे प्लैनेट्स को नाम नहीं देते, हम उनको ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स देते हैं।
लिए कोई प्रॉपर नाम नहीं देते हैं। जैसे प्लैनेट आ जाता है तो स्टार है उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। जैसे अर्थ जब एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, तब मून या अर्थ बीच में आ जाता है तो सन की ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो वैसे यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, जब प्लैनेट सन के सामने आएगा तब ब्राइटनेस कम होती है। ठीक है, तो फिर हम लोग बता सकते हैं कि वहाँ कोई प्लैनेट है जो बीच में आ गया। तो ये फर्स्ट ट्रांजिट प्लैनेट। फिर नेक्स्ट है रेडियल वेलोसिटी। इसमें क्या होता है कि जब जो प्लैनेट है उसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ये जो प्लैनेट होगा वो सन को हल्का सा अपनी तरफ खींचेगा, बहुत हल्का सा खींचेगा, डिस्टेंस हाँ ज़्यादा नहीं होगा बट इट विल मूव। तो हम लोग वो जब सन मूव होगा तो उसके कारण जो सन से जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ हल्की सी चेंज हो जाएगी। तो जो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट हम बोलते हैं, तो बेसिकली हल्की सी वेवलेंथ चेंज होगी तो हम लोग उस वेवलेंथ को देख के बता सकते हैं कि सन कितना मूव हुआ है। तो इस मूवमेंट के हिसाब से हम बता सकते हैं कि उस किस फोर्स से उस सन को खींचा गया हो। तो वो हम इससे वो ये वाला मेथड है। फिर है इमेजिंग। इसमें हम सीधा उस प्लैनेट की फ़ोटो खींच लेते हैं और हमने सीधा देखा कि ये सन कोई स्टार है, उसके यहाँ पे प्लैनेट है, हम सीधा फ़ोटो खींच लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन इज एस्ट्रोमेट्री। जैसे मैं यहाँ पे बोला कि हमें ये देख सकते हैं कि ये जो कोई प्लैनेट है वो सन को मूव किया है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वेवलेंथ चेंज हो रही है लाइट। यहाँ पे हम लोग क्या देख के हम ये देख सकते हैं कि सन जो स्टार है वो मूव हुआ। तो फिर वो क्योंकि अगर हम लोग उसे देखेंगे स्काई में तो हम देखेंगे कि स्टार ऐसे मूव हो रहा है, कम मूव हो रहा है बट मूव हो रहा है। तो हम लोग वो इसमें ये होता है, ये मेथड है कि वो जो प्लैनेट उसको ऑर्बिट कर रहा है वो स्टार को मूव कर रहा है, तो हम इसमें वो देख सकते हैं। तो ये एक टाइमलाइन है कि कैसे कैसे ऑब्जर्वेटरीज हमने बनाए हैं और हमें क्या क्या मिला है। तो 1990 में नासा ने अपना हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था, जिससे हमने ऑब्वियसली बहुत सारे पिक्चर्स लिए, ऑप्टिकल इमेजेस लिए। 1992 में हमें एक एक्सोप्लैनेट, जो ऐसा प्लैनेट है, हमें एक पल्सार के आसपास गोल घूमते हुए मिला। आपको पल्सार से पता है? हाँ करेक्ट। तो फिर वही तो हमें मिला कि खाली प्लैनेट्स जो हैं वो खाली सन के आजू बाजू नहीं, स्टार के आजू बाजू नहीं, बल्कि पल्सार्स के आजू बाजू भी गोल गोल घूमते हैं। तो हमें 1992 में ये मिला। फिर हमें 1995 में हमें जैसे अर्थ का है, अर्थ यहाँ पे जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ये बहुत सारे प्लैनेट सन के आजू बाजू गोल गोल घूम रहे हैं, हमें वैसा एक पहला सिस्टम मिला 1995 में। उसके बाद हमने बहुत सारे टेलीस्कोप्स लॉन्च किए जो हमें इन सारे मेथड्स के थ्रू एक्सोप्लैनेट में हेल्प करेगा। तो पहला था मोस्ट और स्पिट्जर टेलीस्कोप, देन ये था केपलर, और फिर था टेस्ट मिशन, और ये था जेम्स वेब जो अभी बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ हम 2021 में। ओके, तो फिर बेसिकली जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनको हम समझने के लिए ये एक डायग्राम है जो ये बेसिकली आपको यही से समझ आ जाएगा कि ये हमने कैसे क्लासीफाई किया। तो जो हमारे सोलर सिस्टम में जो मर्क्यूरी और वीनस प्लैनेट्स है सन के बहुत पास है, वो इतना पास है कि उनका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो इतना ज़्यादा हाई है कि वहाँ पे लिक्विड फ्लोइंग वाटर एग्जिस्ट है, जो वाटर बॉयल हो गया। वो सन के इतना ज़्यादा पास है कि उनके आसपास के जो भी मून्स होंगे वो सन उनको अभी सन क्योंकि उससे ऑक्सीजन ज़्यादा बड़ा है, उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उन मून्स को खींच लेगा। तो फिर यहाँ इन दो प्लैनेट्स के पास मून्स भी नहीं है। फिर आता है लोअर टेम्परेचर। तो ये प्लैनेट जो है वो इतना ज़्यादा दूर है कि उन तक हीट इनफ पहुँचती नहीं है, तो उनकी उनके यहाँ पे जो भी वाटर है वो आइस बन जाता है। ओके, और उनकी क्योंकि आसपास सन नहीं है उनकी, तो फिर उनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उनके आसपास जाएगा वो उसको अपना मून बना लेता है। इसलिए इस प्लैनेट के पास 92 मून है और अर्थ के पास कितने एक, और मार्स के पास 2। उसके बाद आते हैं मीडियम और हैबिटेबल जोन प्लैनेट्स, और ये इनको हम गोल्डीलॉक्स प्लैनेट्स भी बोलते हैं। गोल्डीलॉक्स क्यों? क्योंकि हम जब छोटे थे हमने वो स्टोरी पढ़ी थी, गोल्डीलॉक्स और वो बेयर्स की स्टोरी, कि गोल्डीलॉक्स वो एक भालू के घर में जाती है खीर खाने के लिए। तो एक खीर बहुत गर्म होती है, एक खीर बहुत ठंडी होती है, बट एक खीर एकदम परफेक्ट होती है। तो वो वही सेम स्टोरी के हिसाब से हम उनको गोल्डीलॉक्स प्लैनेट्स बोलते हैं, और यही प्लैनेट्स है जिनमें लाइफ मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं।
सब जिसके अंदर मिलियंस ऑफ वर्ड्स फिल्स होते हैं, उसको आपने इतना कंप्रेस कर दिया कि वो पुणे का साइज है, छोटा सा एक सिटी का साइज का स्टार हो गया, लेकिन उसका फिर भी मास इतना सारा कि डेंसिटी बहुत है, तो उसकी वजह से उसके अराउंड ग्रेविटी भी बहुत होती है। ब्लैक होल इमेजिन करो, कोई सा भी स्टार लिया और उसका पॉइंट का साइज जीरो टिप का शिफ्ट है, तो एक्चुअली जो हम सोचते हैं कि ब्लैक होल बड़ा होता है या मास होता है उसमें, इसकी वजह से ब्लैक होल नहीं बनता। अर्थ को भी अगर आप छोटा करते जाओगे जीरो पॉइंट पे, तो वो ब्लैक होल बन सकता है। ओके, तो वो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन्स की डेंसिटी की वजह से, और जो पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया कि जो ये कोर तो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये कोर से कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, लेकिन ये जो शेल होता है जो एक्सप्लोड करके बाहर जाता है, यहाँ पे इसमें बहुत हेवी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन जैसे एलिमेंट्स होते हैं, आयरन, नाइट्रोजन, जो भी कार्बन, जो भी एलिमेंट्स स्टार में बाहर की तरफ होते हैं, वो एक्सप्लोड करके पूरे यूनिवर्स में जाते हैं। हम लोग जो एलिमेंट्स से बने हैं वो ऐसे ही सुपरनोवा से आए थे, तो हम लोग बेसिकली स्टार का डस्ट। ओके, और अगर हम लोग ये नेबुला देखेंगे तो ये नेबुला का शेल जो है वो इतना लूज नहीं है, थोड़ा और डेंस है, और उधर में अगेन वो फ्यूजन स्टार्ट करता है, वही नेबुला से स्टार फिर हमने ऐसे 3 आर्म्स इसमें हमने ऐसे 5-6 डिशेस लगा रहे और हमने ताकि हम रेडियो वेव्स ऑब्जर्व करते हैं स्काई में से, और हम उन रेडियो वेव्स से इमेजेस बनाना चाहिए, तस्वीरें बनाना चाहिए स्काई की। उनको बनाने के लिए हमें ऐसे 3 आर्म्स की ज़रूरत है। तो अब हर एक डिश में उससे हम रेडियो वेव्स कलेक्ट करते हैं, रेडियो वेव्स को कलेक्ट करके रेडियो वेव्स कलेक्ट करते हैं ऐसे हर एक डिश में, और वो यहाँ रेडियो वेव्स कलेक्ट होकर यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। ये डिश का काम उनको कलेक्ट करना है, तो रिफ्लेक्ट ऑल ऑफ दिस रेडियो वेव्स है, और यहाँ पे हमने एक एंटीना लगा रखा है, इस चीज़ को एंटीना बोलते हैं। एंटीना इसका ये काम है कि कन्वर्ट्स उन रेडियो वेव्स को वो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेजेस करंट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वो एंटीना हमारे जो वोल्टेजेस करंट्स में हमने कन्वर्ट किए, उसको ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह यूज़ करके, क्योंकि उनमें लॉस सबसे कम होता है, उनको ऑप्टिकल फाइबर से भेजते हैं, ना कि उनको नॉर्मल वायर से नहीं भेज सकते। ऑप्टिकल फाइबर से भेज के उनको हमारी मेन बिल्डिंग तक भेजते हैं, और ये प्रोसीजर हम हर डिश के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर लगा रखे हैं यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि मेन बिल्डिंग इधर है, यहाँ से सामने करंट सबसे सारी डिशेज से ऐसे वोल्टेज करंट लेके उनको कंबाइन करते हैं ताकि वैसी तस्वीरें बना सकें इस टाइप। ये फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके नाइट में जो स्टार्स हैं वो स्टार्स मर जाते हैं, और जब वो मरते हैं कई बार वो बहुत जोर से एक्सप्लोड करते हैं, बहुत जोर से फटते हैं, और उनकी वजह से रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन निकलती है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फटे हुए ताली करते हैं, यहाँ पे स्टार इधर था वो फट गया, उसकी वजह से जो हम वो जैसे फैला उससे रेडिएशन निकलने लगी, वो रेडिएशन हमने यहाँ से देखी ये तस्वीर बना सकते। उससे फिर हमें पता चलता है स्टार्स मरे कैसे, क्यों मरे, कैसे वो पैदा कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसे ही आपको पता ही है हम गैलेक्सी में रहते हैं, ऐसी बहुत सारी और भी गैलेक्सीज हैं, और वो गैलेक्सीज भी अपने समूह एक क्लस्टर बना के रहते हैं। वो जो क्लस्टर होता है वो क्योंकि गैलेक्सी इतनी पास होती है, उनके बीच में जो जगह होती है वहाँ से रेडिएशन निकलने लगती है गैलेक्सीज के सारे साथ में होने की वजह से। और वो जो रेडिएशन है वो भी हम डिटेक्ट करते हैं उन गैलेक्सीज की भी, और उनके बीच की जो चीज़ से रेडिएशन निकलती है उनकी भी तस्वीर बना सकते हैं, और वो तस्वीर हमने इसी से हमने ये तस्वीर भी बनाई। और आप देख रहे हो कि अलग अलग कलर में भी अलग अलग टेलीस्कोप से अलग अलग डेटा है, क्योंकि हमारे इसमें कलर नहीं है। ये जो रेडियो वेव से हम देख भी सकते हैं अपनी आंखों से, हाँ ये हम फॉल्स कलर बोलते हैं, झूठा कलर। हम खुद से हमने वो कलर डाला है ताकि हमें कुछ पता चले, हम एक तस्वीर बना के देख सकें, नहीं तो वो तो सब इनविजिबल लाइट है, हम उसका कोई अपना कलर नहीं है, हम उसमें ज़बरदस्ती कलर डालते हैं। हर कलर कुछ अलग लगता है, हर कलर अलग अलग टेलीस्कोप से लिया हुआ या अलग अलग बैंड से लिया हुआ डेटा हो सकता है।